हेलो गाइस, स्वागत है आपका एकेडमिक प्लस पर। अब हम आगे कवर करते हैं पार्ट 2, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का। हमने इस पिछली वीडियो में पार्ट 1 में हमने देखा था कि मैटर की प्रॉपर्टीज़, स्टेट्स ऑफ मैटर, और उसके साथ साथ हमने स्टेट्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज़, उसके बाद हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स पढ़ा था, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड। ये सब हमने पिछली वीडियो में कवर कर चुके थे। अगर आप इतनी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पिछली वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद सेकंड वीडियो देखेंगे तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे इवोपोरेशन एंड बॉइलिंग एंड इसके साथ टेम्परेचर स्केल्स। इवोपोरेशन से पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड। मैटर की जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे उसमें हमने दूसरी प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी कि मैटर के पार्टिकल हमेशा मूविंग कंडीशन में होंगे। अब चाहे वो किसी भी टेम्परेचर पर और किसी भी फिजिकल स्टेट में हो तो उसके पार्टिकल हमेशा क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। इसी में आगे देखते हैं, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये इनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होती है अलग अलग स्टेट में। गैसेस पार्टिकल की अलग होगी, लिक्विड की अलग होगी, सॉलिड पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। अब जब हम पढ़ रहे थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में देखा था कि टेम्परेचर कैसे इंटर कन्वर्जन में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारी स्टेट्स को। हमने उसको देखा था कि हम टेम्परेचर रेज करते थे तो कैसे कन्वर्ज होती थी, और अगर डिक्रीज़ करते थे तो कैसे कंडेंस होता था। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ करा किसके केसेस में, लिक्विड के केस में। लिक्विड के केस में पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी is able to break from the force of attraction of other particles and gets converted into vapor or gas। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा एट द सरफेस। एवोपरेशन एंड बॉइलिंग के बीच में मैंने डिफरेंस बताया था हल्का सा पिछली वीडियो में, थोड़ा सा हिंट दी थी कि बॉइलिंग क्या चीज़ हुई कि हमारा जो बल्क फिनोमिना होता है। अगर मान लो हम 100 ml वाटर ले रहे हैं तो ये पूरा 100 ml क्या होगा, बॉयल होना शुरू होगा। और जो कि इवोपरेशन हमारा सरफेस फिनोमेना होता है, इसलिए यहाँ पे एट द सरफेस आया। इसके जो ऊपर का हमारे पास जो लिक्विड के ऊपर का सरफेस होगा, टॉप का सरफेस, वहाँ से धीरे धीरे वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होगा। अब उसी को हम देखते हैं कि हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, हमने टेम्परेचर रेज किया। अब टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। अब सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी पर इंक्रीज़ होते होते पहुंच गई तो हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो वो ब्रेक हो जाएगा। अब वो ब्रेक होते ही पार्टिकल्स क्या होंगे, फ्री मूव करना शुरू हो जाएंगे। अब वो इजीली फ्री फॉर्म में रहेंगे, और फ्री फॉर्म में जो पार्टिकल्स रहते हैं वो जनरली कौन सी स्टेट में रहते हैं, गैसेस के फॉर्म में। तो हमारा लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, किसकी वजह से, हायर काइनेटिक एनर्जी की वजह से। और इसी को हमने क्या कहा है, एवोपरेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसी की डेफिनेशन अगर हम बना के देखें तो हम डेफिनेशन देख सकते हैं, दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवोपरेशन। अब इसमें थोड़ा सा समझने की बात यह है कि इसमें लिखा है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट से नीचे रखें जो जिस टेम्परेचर पे, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर ले आएँ तो ईजिली वो पूरा बॉयल हो जाएगा, तो फिर वो एवोपरेशन नहीं करके हम उसको बॉइलिंग कहेंगे। तो हमने एवोपरेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो हमने एवोपरेशन को कहा कि किसी भी टेम्परेचर पे, पर वो टेम्परेचर किससे, बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए उस एक सब्सटेंस का जिसे हम क्या कर रहे हैं, एवोपरेट कर रहे हैं, लिक्विड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। यही आपका एवोपरेशन था। अब हम देखते हैं कि एवोपरेशन पर टेम्परेचर के साथ साथ और किन किन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एवोपरेशन को इफेक्ट करते हैं। पहला था, द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। मैंने जब डेफिनेशन बता रहा था तो एट द सरफेस सीधे सीधे मतलब था सरफेस फिनोमिना, सरफेस से शुरू हो रहा है। तो जब जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना जल्दी वो एवोपरेशन होगा, या उतना ज़्यादा उसका एवोपरेट होगा। तो यही फैक्टर है हमारे पास, क्या है कि जितना ज़्यादा सरफेस होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीज होगा। दूसरा, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state।
अभी मैं डेफिनेशन में बता रहा था कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो सीधे सीधे फैक्टर पड़ रहा है टेम्परेचर से, कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं तो काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगी। तो यही हमारे पास दूसरा फैक्टर है। तीसरा है हमारे पास ह्यूमिडिटी। पहले तो ह्यूमिडिटी पढ़ते हैं। ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। अब हमारे एनवायरनमेंट में एयर होती है, एयर के में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर वेपर या वाटर पार्टिकल्स हैं, उसको हम यो ह्यूमिडिटी को मेज़र करता है कि वो एयर में वाटर वेपर्स एक फिक्स अमाउंट में ही प्रेजेंट है एक फिक्स टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होगा तो उनकी वो जो वाटर अमाउंट की जो फिक्स पोजीशन है, फिक्स अमाउंट है, वो भी इंक्रीज डिक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो वाटर वेपर्स हैं वो फिक्स अमाउंट में ही प्रेजेंट है हमारे एयर में। अगर वो पहले से ही फिक्स है तो रेट ऑफ एवोपरेशन डिक्रीज ही होगा, इतना जल्दी तो हाई नहीं हो सकता है, ना तो आगे ज़्यादा वाटर वेपर्स हमारे गैसेस में कन्वर्ट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज हो रही है, उसके वाटर वेपर्स फिक्स हो गए हाई अमाउंट में, तो एवोपरेशन डिक्रीज होगा। अब चौथा फैक्टर है हायर द विंड स्पीड द मोर एवोपरेशन। अब विंड की स्पीड, अब हमारे पास अगर कोई फोर्स या विंड की स्पीड हमारे पास ज़्यादा हो गई तो ऑब्वियसली बात है कि वाटर वेपर्स क्या होंगे, जो स्प्रेड होंगे अपने, जो उनकी फिक्स पोजीशन होगी जो हमारे सराउंडिंग में, वो उन्हें दूर लेके जाएगी विंड की स्पीड, जिससे हमारा एवोपरेशन ईजिली हो जाएगा। हम कभी भी देखते होंगे कि हवा में हम जब कैसे मौसम हवा का होगा तो हमने कपड़े कभी अगर छत में सुखाने के लिए रखे होंगे तो तब भी वो हमारे क्या होंगे, सूख जाते हैं। वो इसी वजह से सूख जाते हैं कि जो विंड की स्पीड है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर देती है, मूव कर देती है, अपने साथ लेके आगे बढ़ जाती है। तो इस वजह से इवोपरेशन ज़्यादा होता है। अब देखते हैं, ये हमारे पास एक जनरल लाइफ का है, जनरल लाइफ के बारे में हमारे पास ऑब्जर्व करा होगा हमने इस चीज़ को। तो ये चीज़ है इवोपरेशन कॉज कूलिंग। इवोपरेशन के कारण कूलिंग होता है, ठंडक महसूस होती है। इसके कई एग्जाम्पल है, देखते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवोपरेशन। अब इवोपरेशन के समय में जो एनर्जी वो उनकी ख़त्म हो गई थी, पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म हो गया था लिक्विड के फॉर्म में, तो वो क्या करते हैं, फिर से एनर्जी गेन करते हैं। अब वो एनर्जी कहाँ से गेन करते हैं, जो हमारे आसपास का सराउंड है। अब आसपास में एयर है, अदर चीज़ें हैं, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का क्या है, सरफेस है जिससे वो टच हो रखे हैं, उसकी एनर्जी वो गेन करते हैं। दिस एब्जॉर्ब ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग कोल्ड। अब एनर्जी गेन कर ली, तो किसी की गर्माहट एनर्जी गेन कर ली, तो उस जगह पर भरने के लिए हमारे पास ठंडक, जो हमारी कोल्ड एनर्जी होगी वो जाएगी। तो जिस वजह से क्या होगा, वहाँ दोनों जगह क्या होगा, इक्वल टेम्परेचर होगा। फॉर एग्जांपल के लिए हम देखते हैं जैसे फ्रॉम डेली लाइफ एसीटोन। अब एसीटोन कैसे, कभी अगर प्रैक्टिकल लैब में हमने एसीटोन से कभी हाथ में गिर गया होगा, या नेल पॉलिश रिमूवर ज़्यादातर लड़कियाँ यूज़ करती हैं, कि हमारे पास नेल पेंट लगा दिया, उसको रिमूव करना है। अब वो जल्दी से ही हमारे पास क्या होगा, 5 सेकंड या 10 सेकंड में ही हमारे पास नेल पॉलिश जो होगा वो रिमूव हो जाती है। वो कैसे, देखते हैं। एसीटोन बहुत जल्दी इवोपरेट हो जाता है। तो इसको देखते हैं, जैसे ही हमने लगाया, हमारा जो वो हमारे पास हमारी स्किन का जो सरफेस है उसमें हीट होती है। अब उस हीट, जो हमारा एसीटोन होगा उसने हीट एब्जॉर्ब करी, और हीट एब्जॉर्ब करते ही फिर से वो क्या होगा, टेम्परेचर रेज करा और फिर से वो इवोपरेट हो गया। और इवोपरेट होते ही उसने जो अपनी उसकी जो हमारा कूलिंग था। इसी तरह हमारे पास और भी एग्जांपल है जो हमारे डेली लाइफ बेसिस पे हैं, जिन चीज़ों को हमने देखा होगा, लेकिन इन चीज़ों को हमने ऑब्जर्व नहीं करा होगा कि कैसे, किस चीज़ वजह से ये हो रहे हैं। जैसे देखते हैं हम, स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ इन हॉट सनी डे। गर्मियों के दिन में हम क्या करते हैं, छत में पानी डाल देते हैं ताकि हमारा कमरा क्या हो गए, ठंडा रहे। लेकिन जैसे ही हम पानी डालते हैं, हमारा छत क्या करता है, पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। ये इस वजह से कि इसमें भी इवोपरेशन हो जाता है। हमारा छत जो होता है वो गर्म रहता है, उसके पास एनर्जी रहती है। जैसे ही हमने ठंडा पानी डाला, तो जो ठंडा पानी होता है वो एनर्जी गेन कर लेता है, जिससे वो इवोपरेट तो हो जाता है, क्योंकि सरफेस तो बहुत ज़्यादा है उसका, जल्दी इवोपरेट हो जाता है। लेकिन वो क्या करता है, जिस वजह से वो छत को ठंडा दे कर देता है। ऐसी और भी एग्जांपल है, वेयर कॉटन क्लोथ इन समर। अब समर में हम कॉटन क्लोथ पहनते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा कि हम समर में कौन से क्लोथ पहनना हमें लिए सूटेबल रहेगा, तो हम कहेंगे कॉटन क्लोथ्स। अब ये क्यों रहेगा, कॉटन क्या होता है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास सूटेबल मटेरियल है, इसलिए हम पहनते हैं इन चीज़ों को। अब जब हमारे पास जो गर्मियों में क्या होता है,
समर सीजन में पसीना बहुत आता है। अब पसीना आता है जिसकी वजह से हमारे पास क्या होते हैं, अंदर ठंडक सी होती है। अगर पसीना सूखा नहीं जल्दी तो हमें कई बीमारियां हो सकती हैं हमें। जैसे हम देखते हैं कि पसीना हमारी बॉडी में रहता है, कहते हैं कि जल्दी नहाना चाहिए ताकि पसीना हमारे क्या करते हैं, डिजीज स्किन डिजीज़ कर देता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कॉटन कप के कपड़े हमने उस समय पहनते हैं। अब कॉटन क्या करता है, वो जो हमारा पसीना होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि और उसको क्या करता है, सरफेस में एवोपरेट कर देता है, जिस वजह से हमारी बॉडी सेफ रहती है, स्किन डिजीज नहीं होती है। ऐसी तरह एक और एग्जांपल है, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। अब कभी हमने देखा होगा कि एक कांच के ग्लास में हमने कुछ आइस डालकर उसमें साथ में पानी मिला दिया और वो ठंडा हो गया, बहुत ज़्यादा चिल्ड हो गया। तो हमने थोड़ी देर बाद देखे कि हमारे जो कांच का ग्लास है उसके चारों ओर क्या होंगे, उसके सरफेस पे हमारे पास छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स रहेंगी, दिखनी शुरू हो जाएंगी। सेम प्रोसेस वो भी क्या करते हैं, बाहर के हमारे एनवायरनमेंट से क्या करेंगे, एनर्जी की हमारे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि वो इवोपरेट तो नहीं हो पाते हैं और वो बाहर क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में रह जाती हैं, जिसकी वजह से वो वाटर ड्रॉपलेट्स हमें बाहर दिखती हैं। यही प्रोसेस हमारे पास इवोपरेशन के कारण हमारे पास जो हमारा सराउंड्स है वो हमें कूल कर देता है, या कूलिंग हमारे उस वजह से होती है। अगला टॉपिक है टेम्परेचर स्केल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक नंबर का क्वेश्चन तो इससे कंपलसरी हो जाता है कि एक नंबर का क्वेश्चन अपना टेम्परेचर चेंज करने के लिए कहा जाता है, या हमारे पास टेम्परेचर कन्वर्जन के लिए कि सेल्सियस से केल्विन में या केल्विन से सेल्सियस में बताया जाता है, या टेम्परेचर की यूनिट पूछ ली जाती है। ये चीज़ें हमें पूछ ली जाती हैं। अब देखते हैं एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है। तो जनरली हमारे पास टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है हमेशा। अभी केल्विन क्यों होती है, ये हमें एक अगली लाइन बताएगी, जिसमें मैंने लिखा है केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर हैज़ ऑलवेज पॉजिटिव साइन। ये हमेशा पॉजिटिव में होती है। अगर जब पॉजिटिव में है इस वजह से हमें क्या होती है, सुटेबल रहती है और बेटर है किससे, सेल्सियस से। सेल्सियस नेगेटिव में भी हो सकता है, कहते हैं ना -4 डिग्री, -10 डिग्री। तो हमारे पास नेगेटिव में ना होकर हम इसको पॉजिटिव में रहते हैं, इस वजह से हम केल्विन को ही ऐसा यूनिट लिया जाता है टेम्परेचर की। अब हमारे पास जो केल्विन है वो किसके बराबर है सेल्सियस में, 0 डिग्री के बराबर। मतलब अगर हमारा केल्विन का टेम्परेचर 273 डिग्री केल्विन है तो हमारे पास जो सेल्सियस में होगा वो 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम देखते हैं कैसे कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट करने के लिए हमने देखा कि टेम्परेचर कौन से फॉर्म में, केल्विन, केल्विन में लेके आना है। और हमारे पास क्या दिया है क्वेश्चन, डिग्री में अगर टेम्परेचर दिया है तो हमें इसे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए उसके साथ 273 ऐड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास 25 डिग्री टेम्परेचर दिया है, अब हम इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, 273 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हम लगा लेंगे 5 3 8 7 2 9, 298 केल्विन। ये हमारे पास इतना टेम्परेचर केल्विन में होगा। अब अगर हमें डिग्री में टेम्परेचर निकालना है तो अगर हमारे पास केल्विन में कोई टेम्परेचर दिया है, उसको पूछा गया है कि डिग्री में टेम्परेचर कन्वर्ट कीजिए, तो अब हम इसको करेंगे, जितना भी टेम्परेचर दिया है, मान लो अगर 298 केल्विन ही दिया है तो हम ऑब्वियसली बात है इसको कितना कर देंगे, माइनस कर देंगे 273 केल्विन से। तो हमारे पास जो टेम्परेचर बचेगा 25 डिग्री, ये हमारे पास सेल्सियस में आ गया। अब हम देखते हैं द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा लेके आया हूँ ताकि आप बने रहें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। हर एक प्रोसेस में सब्लिमेशन, मेल्टिंग, फ्यूज़न, हमारे पास वेपराइजेशन, हम जब पढ़ रहे थे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत बार आ रहा था। इस चीज़ के लिए मैंने आपको साथ ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो जो प्रेशर अप्लाई करती है हमारे सरफेस पर, तो उसी को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज़ 1 एटमॉस्फेयर एंड इज टेकन एज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जो हमारा जो सी लेवल है उस पर जो एयर प्रेशर लगाती है वो 1 एटमॉस्फेयर लगाती है। अब एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर होता है मेजरिंग क्वांटिटी या मेजरिंग यूनिट, हम कह सकते हैं मेजरिंग यूनिट, जिससे हम प्रेशर का नाप सकते हैं। वैसे तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल। अब पास्कल जिससे हमें पीए से इसको डिनोट करते हैं। 1 एटमॉस्फेयर एंड इज टेकन एज ए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक, और इसी को हम नॉर्मल लिया जाता है कि 1 एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे
सरफेस पर लग रहा है। इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है पूरा फिनिश होता है, सारे आपके टॉपिक कवर हो गए हैं। अगर इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड आपके इससे कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज दीजिएगा, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ऐसे ही मैं आपको एनसीईआरटी के अगले चैप्टर्स के नोट्स प्रोवाइड करवाता रहूँगा। अगले चैप्टर के नोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर अगले चैप्टर के नोटिफिकेशन के लिए आपके तुरंत स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर आपको जल्दी ही मिल जाएगी। थैंक यू गाइज़।